रोहिणी और संजय अपने इकलौते बेटे वैभव की शादी के लिए लड़की देख रहे होते हैं। वैभव के पापा, ये तस्वीर देखना जरा। रोहिणी संजय को अपने मोबाइल फोन पर एक लड़की की तस्वीर दिखाती है। लड़की देखने में तो अच्छी है। अंकिता नाम है, MBA किया हुआ है इसने और जॉब भी करती है। अच्छा, फिर तो हमारे वैभव के लिए सही रहेगी। वैसे ये लड़की है कौन? तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? अरे मेरी पूना वाली मौसी ने इसकी तस्वीर भेजी है। उसकी देवरानी की बहन की लड़की है। क्या कहते हो आप, वैभव को ये लड़की पसंद आएगी? वैभव जब आ जाए तो उसी से पूछ लेना। शाम को जब वैभव ऑफिस से घर आता है तो रोहिणी उसे अंकिता की तस्वीर दिखाती है। तस्वीर देखकर वैभव को भी अंकिता पहली नजर में पसंद आ जाती है। संजय और रोहिणी ये तय करते हैं कि वे लड़की देख आएं। तुम पूना वाली मौसी को खबर कर दो, उनसे कह दो कि हम अगले हफ्ते लड़की देखने आ रहे हैं। मैं उन्हें अभी फोन करके बता देती हूँ। रोहिणी अपनी पूना वाली मौसी को फोन करती है और फोन पर उन्हें बताती है कि वे लोग अगले हफ्ते लड़की देखने पूना आ रहे हैं। सुजाता मौसी, आपने ऐसी लड़की की तस्वीर दिखाई कि हमारे घर में सबको पसंद आ गई है। आप लड़की वालों को खबर कर देना कि हम अगले हफ्ते संडे वाले दिन लड़की देखने आ रहे हैं। अंकिता है ही इतनी अच्छी, सुंदर है, पढ़ी लिखी और सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब के साथ साथ घर भी संभाल लेती है। अपने मायके में इकलौती बेटी है, जॉब भी करती है और घर के काम में अपनी माँ की पूरी मदद भी करती है। सुजाता को अपने आने की खबर देकर रोहिणी फोन रख देती है। अगले हफ्ते संडे को पूरा परिवार अंकिता को देखने के लिए उसके घर पूना जाता है। लड़की वाले वैभव के परिवार के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ते। चाय नाश्ते के बाद अंकिता लड़की वालों के सामने आती है। भाई साहब, हमें तो अंकिता तस्वीर देखते ही पसंद आ गई थी। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। आप तो बस मोहल्ले में मिठाइयां बंटवाना शुरू कर दो। तभी अंकिता बीच में ही बोलती है, अंकल जी, शादी तय करने से पहले मैं वैभव से अकेले में बात करना चाहूंगी। अंकिता की ये बात सुनते ही रोहिणी कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट करती है। मेरे बेटे से अकेले में तुझे क्या बात करनी है अंकिता बेटा? आंटी जी, इससे पहले कि हम दोनों की शादी तय हो, हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेना भी बहुत जरूरी है। हाँ, अंकिता सही कह रही है। आजकल जमाना बदल चुका है। लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से बात कर ले तो अच्छा होगा। अंकिता बेटा, तुम वैभव को अपने साथ ले जाओ और जितनी बातें करनी चाहो कर लो। रोहिणी वैभव को घूरती है लेकिन सबके सामने कुछ बोल नहीं पाती। अंकिता वैभव को अपने कमरे में ले जाती है जहां दोनों बातें करते हैं। इधर वैभव को अंकिता के साथ जाते देख रोहिणी के दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती है। एक हम थे, जब लड़के वाले मुझे देखने आए थे तब मैंने अपनी जुबान तक नहीं खोली, चूं तक नहीं बोला था। वैभव के पापा का चेहरा सीधे शादी के बाद देखा था। लेकिन ये आजकल की लड़कियां, इन्हें शादी से पहले लड़का भी देखना है, उससे अकेले में बातें भी करनी है। कितनी बेशर्मी है, छी 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 छी। रोहिणी के दिमाग में उथल पुथल चल रही होती है। इधर सभी लोग दूसरे दौर की चाय की चुस्की ले रहे होते हैं। उधर रोहिणी की नजर अंकिता के कमरे की ओर से हटती नहीं। ये वैभव अभी तक अंकिता के कमरे से बाहर क्यों नहीं आया? सारी बातें आज ही कर लेगा क्या? रोहिणी से अब रहा नहीं जाता और वो अंकिता की माँ से कहती है कि वैभव को बुला दे। बहन जी, वैभव को बुला दीजिए ना। वो कहना बहुत देर हो गई है, हमें होटल जाना है, कल सुबह की ट्रेन है, रात को जल्दी सोना है, नहीं तो सुबह की ट्रेन छूट जाएगी। जी जी, अभी बुला देती हूँ बहन जी। नंदिनी वैभव को बुलाकर लाती है। तीनों होटल वापस आ जाते हैं। होटल में, वैभव बेटा, तूने अंकिता से अकेले में बातें कर ली? कैसी लगी अंकिता? पापा, अंकिता अच्छी लड़की है, शादी के बाद हमारी फैमिली में फिट बैठेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत सोच समझ कर कोई काम करती है, तो वो जो भी काम करेगी हमारे लिए अच्छा ही करेगी। ठीक है, तो हम अंकिता के माता पिता से कह देंगे कि शादी की तैयारी करें। दूसरे दिन पूरा परिवार घर वापस लौट आता है। संजय अंकिता के पिता को फोन करके कहता है कि वे शादी की तैयारी करें। अंकिता की माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी संजय भाई साहब का फोन आया था, उन्होंने शादी की तैयारी करने के लिए कहा है। ये तो सचमुच में बहुत खुशी की बात है। मैं अभी अंकिता को बताती हूँ। नलिनी अंकिता के कमरे में जाने ही वाली थी कि अंकिता खुद उनके पास आती है। अंकिता बेटी, अब शादी की तैयारियां शुरू कर दे। ऑफिस में छुट्टी की अर्जी डाल दे। शादी की शॉपिंग करने में वक्त लगता है। मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मैंने वैभव को ठीक से जाना भी नहीं है। शादी के बाद मैं उसके साथ रह पाऊंगी या नहीं, इस बात का फैसला मैं तभी कर सकती हूँ जब मैं उसे अच्छी तरह से जान लूं। क्या पता हमारा आपसी तालमेल ठीक ना बैठे तो शादी के बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो तू क्या चाहती है? आप लड़की वालों से कह दो कि शादी के लिए इतनी जल्दी ना मचाए। मैं वैभव से 1 महीने तक फोन पर बात करूंगी, उसके बाद ही कोई डिसीजन लूंगी।
नलिनी नीलेश की ओर देखती है। नीलेश अपनी बेटी अंकिता की बातों का पूरा सम्मान करता है और उससे सहमत भी होता है। कोई बात नहीं, मैं लड़के वालों को बता देता हूँ। नीलेश वैभव के पिता संजय को फोन करके ये बात बताता है। वैभव के घर पर इस बात को लेकर चर्चा होने लगती है। तो अब अंकिता मेरे बेटे से 1 महीने तक फोन पर बात करेगी, उसके बाद शादी करेगी। हाँ रोहिणी, उसने ऐसा ही कहा है। रोहिणी को ये बात बहुत बुरी लगती है। आजकल की लड़कियों में बिल्कुल भी शर्म हया नहीं है। उस दिन भी वैभव को अपने कमरे में ले जाकर उससे घंटों तक बातें की। खामते अपने माता पिता से ये कहने की भी हिम्मत नहीं थी कि लड़के की तस्वीर दिखा दो। माँ बाप ने जिससे ब्याह दिया उसके साथ बन गए, लेकिन इस लड़की की तो फरमाइशें खत्म ही नहीं हो रही। रोहिणी, इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? आजकल तो शादी से पहले लड़के लड़कियों का मिलना जुलना और बातें करना आम बात है। आपको इसमें कोई बुराई नहीं लगती, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अंकिता में संस्कार ही नहीं है। भला ऐसे कौन लड़की बोलती है? लेकिन वैभव अंकिता से 1 महीने तक फोन पर बातें करने के लिए राजी हो जाता है। मम्मी, अंकिता बहुत सुलझी हुई लड़की है, उससे कुछ सोच समझ कर ही ऐसा कहा होगा, और बस 1 महीने की तो बात है। वैभव और अंकिता फोन पर बातें करने लगते हैं। वे दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानने लगते हैं, एक दूसरे के वैल्यू समझने लगते हैं। रोज बातें करते हुए वे एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं। 1 महीना बीत जाने के बाद एक दिन, वैभव, आपको नहीं लगता अब हमें मिलकर एक दूसरे से बातें करनी चाहिए? हमने फोन पर तो बहुत बातें कर ली, लेकिन जब तक हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो कैसे समझेंगे कि हम एक दूसरे की प्रेजेंस में कितना खुश हैं? तुम ठीक कह रही हो। अब हमें मिलना जुलना चाहिए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिता पाएंगे या नहीं। वैभव और अंकिता अपने अपने घरों में ये बात बताते हैं। जहां अंकिता के माता पिता उसे इस बात की मंजूरी दे देते हैं, वहीं रोहिणी को बहुत गुस्सा आता है। कोई जरूरत नहीं है अब उस अंकिता से शादी करने की, उसके तो नखरे ही कम नहीं हो रहे। कभी 1 महीने फोन पर बातें करनी है, अभी 1 महीने मिलना जुलना है। मुझे तो लगता है उससे शादी ही नहीं करनी है, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। रोहिणी संजय से कहती है कि वो अंकिता के माता पिता से शादी के लिए इनकार करते हैं। आप नीलेश भाई साहब को फोन करके कह दीजिए कि हमें उनकी लड़की से शादी नहीं करनी। संजय रोहिणी को समझाता है। रोहिणी, इतनी जल्दी इतना गुस्सा नहीं करते। आजकल के बच्चे हैं, मिलने जुलने दो उन्हें, एक साथ घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे, तभी तो समझ पाएंगे कि उनका रिश्ता कितना मजबूत हो सकता है। इधर वैभव भी अंकिता के इस प्रस्ताव को मान लेता है, क्योंकि 1 महीने तक फोन पर बातचीत करके उसे अंकिता और भी अच्छी लगने लगी थी। अब वे दोनों मिलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ पार्क में जाते हैं, मूवीज देखते हैं, खाना खाते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। इस दौरान वैभव नोटिस करता है अंकिता न केवल पैसे कमाती है, बल्कि वो पैसे की वैल्यू भी समझती है। वो फिजूल खर्च नहीं करती और रिश्तों को लेकर भी उसकी समझ काफी परिपक्व है। वैभव को अंकिता शादी के लिए एकदम परफेक्ट लगती है और अंकिता को भी वैभव बहुत पसंद आ जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। इधर रोहिणी, जो कि अंकिता से बेहद नाराज चल रही थी, वो अपना फैसला सुना देती है कि ये शादी अब नहीं होगी। एक दिन संजय और रोहिणी दोनों एक साथ बैठे होते हैं। तब बात हो गया मिलना जुलना, अब हम हमारे बेटे के लिए दूसरी लड़की देखेंगे। वैभव के लिए 1 से 1 लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन अब उस अंकिता को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। उसी समय वैभव अंकिता से मिलकर घर आया होता है। वो रोहिणी की बात सुन लेता है। ऐसा क्या हो गया मम्मी, तुम हमारी शादी तोड़ने पर क्यों तुली हो? मेरी भी तो पसंद पूछ लो। मुझे अंकिता पसंद है, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अंकिता से। वैभव अंकिता से शादी करना चाहता है, ये जानकर रोहिणी को और भी गुस्सा आता है। आखिर ऐसा क्या रखा है उस अंकिता में? तू देख नहीं रहा कितने नखरे दिखा रही है? शादी के लिए हाँ करने से पहले 100 नखरे, तो न जाने शादी के बाद क्या करेगी। मम्मी, वो नखरे नहीं दिखा रही है। शादी से पहले लड़का लड़की के मिलने जुलने में कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि ये तो और अच्छी बात है कि हम पहले से एक दूसरे की अच्छी बुरी बातों के बारे में जान लेते हैं, तो शादी के बाद एडजस्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वैभव रोहिणी को समझाता है और अंकिता से शादी करने की इच्छा जताता है, जिसके बाद वैभव की शादी अंकिता के साथ हो जाती है। अंकिता बहू बनकर वैभव के घर आ जाती है। अब रोहिणी बात बात पर उसे ताने मारना शुरू कर देती है। एक दिन अंकिता सुबह का नाश्ता बना रही थी, तभी रोहिणी किचन में आती है। क्या बना रही हो नाश्ते में अंकिता? मम्मी जी, आज नाश्ते में पोहे बना रही हूँ। इतना कहते हुए वो पोहे में हल्दी डालती है। अरे ये क्या कर दिया, पोहे में हल्दी डाल दी? क्यों मम्मी जी, आप लोग पोहे में हल्दी नहीं डालते? हमारे यहाँ तो पोहे में हल्दी डाली जाती है। तुझे इतना भी नहीं पता कि वैभव बिना हल्दी वाले पोहे खाता है? उसे ये हल्दी वाले पोहे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, मुझे पता नहीं था मम्मी जी,
और आपने मुझे बताया भी तो नहीं। अरे मैं क्या जानू, तुझे नहीं पता? तूने तो शादी से पहले वैभव से फोन पर बातें की थी, उससे मिलती भी थी। तूने तो यही कहा था तुम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानना चाहते हो। मैंने सोचा कि तूने वैभव से पूछ लिया होगा वो कैसे पोहे खाता है। लेकिन अगर तुझे ये भी नहीं पता कि वैभव को खाने में क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, तो तूने फोन पर बातें करके और मिलजुल कर क्या कर लिया? मम्मी जी, अब इतनी छोटी छोटी बातें कौन पूछता है। रोहिणी अंकिता की अच्छी खासी क्लास लगाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह से एक दिन अंकिता जब ऑफिस से घर आती है तो सबके लिए कपड़े लेकर आती है। मम्मी जी, पापा जी, आज मैं ऑफिस से लौटते समय मार्केट गई थी, आप लोगों के लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। मम्मी जी, ये लाल रंग की साड़ी आपके लिए, और पापा जी ये क्रीम कलर की शर्ट आपके लिए। बहू, उस पैकेट में क्या है? अंकिता दूसरे पैकेट से एक पिंक कलर की शर्ट निकालती है। ये शर्ट वैभव के लिए है। ये पिंक कलर की शर्ट तो वैभव के लिए लेकर आई है? जी मम्मी जी, क्यों, क्या हो गया? वैभव को पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे ये कलर लड़कियों वाले लगते हैं। ओहो, कोई नहीं, ये तो चेंज हो जाएगी। अंकिता बहू, तूने वैभव के बारे में क्या जाना? जब तू उसके खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने तक के बारे में जानती नहीं, तो ये 2-3 महीने तूने किया क्या? मम्मी जी, तू तो बड़ा कह रही थी हमें एक दूसरे को जानना है, लेकिन तू तो मेरे बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुझे सिर्फ शादी से पहले वैभव से मिलने के बहाने चाहिए थे। न जाने उससे क्या बातें करती थी, उसके बारे में तो तूने कुछ पूछा ही नहीं। अंकिता को चुप कराकर रोहिणी वहां से चली जाती है। अंकिता मायूस हो जाती है। संजय उसे सांत्वना देता है। अंकिता बहू, रोहिणी की बातों का बुरा मत मान। दरअसल वो पुराने ख्यालात की है। धीरे धीरे वो तुझे समझ जाएगी, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन रोहिणी तुझे समझ गई उस दिन वो तुझे अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखेगी। अपने ससुर की बातों से अंकिता का मन थोड़ा शांत होता है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। अंकिता और वैभव घूमने का प्लान बना रहे होते हैं। हम गोवा चलेंगे, वहां समंदर के किनारे खूब मस्ती करेंगे। वैभव, इतनी गर्मी में गोवा कौन जाता है? किसी ठंडी जगह पर चलते हैं ना, मनाली चलते हैं। वहां पहाड़ है, हरियाली है, वादियां है, बहुत मजा आएगा। पापा जी मम्मी जी को भी ले चलेंगे ना। तभी संजय और रोहिणी भी वहां आ जाते हैं। कहाँ जाने की बातें हो रही है भाई? पापा, हम लोग मनाली जाने का प्लान बना रहे हैं। मनाली सुनते ही रोहिणी फिर से शुरू हो गई। मनाली? वहां तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे। हाँ मम्मी जी, तभी तो वहां पहाड़ों पर घूमने में बहुत मजा आएगा। अंकिता बहू, तुझे पता नहीं कि वैभव को पहाड़ों से, ऊंचाइयों से डर लगता है? अंकिता वैभव की ओर देखने लगती है। वैभव ने तो कभी बताया नहीं। तू पूछेगी तब तो बताएगा ना। तूने पूछा ही नहीं होगा कि उसे कहाँ घूमना पसंद है। तुम कैसे बात कर रही हो मम्मी? अब इतनी छोटी छोटी बातें कौन पूछता है? क्यों? अरे शादी से पहले तुम दोनों मिलते ही इसीलिए थे ना कि एक दूसरे के बारे में जान सको। लेकिन मैं तो देख रही हूँ अंकिता तेरे बारे में कुछ नहीं जानती। वैभव तुरंत रोहिणी का मूड ठीक कर देता है। अरे मैं तो इसे बताना ही भूल गया था। एक काम करते हैं, हम लोग जयपुर चलते हैं। हाँ, जयपुर चलते हैं। जयपुर तेरी मम्मी की फेवरेट डेस्टिनेशन है। ऐसा लगता था जैसे रोहिणी बस अंकिता की गलतियां ढूंढती रहती हो, क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं थी। खैर, पूरा परिवार घूमने जाता है और घूम फिर कर वापस आ जाता है। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन एक दिन फिर रोहिणी अंकिता को आड़े हाथों ले लेती है। होता यह है कि वैभव का जन्मदिन आने वाला होता है। अंकिता उसके जन्मदिन के दिन उसे सरप्राइज देने की पूरी तैयारी करती है। वो उसके आने से पहले ड्राइंग रूम और अपने बेडरूम का डेकोरेशन करती है, केक ऑर्डर करती है और उसके कुछ खास दोस्तों को इनवाइट करती है। रोहिणी जब उसे ये सब करते हुए देखती है। ये सब क्या कर रही है अंकिता बहू? घर में कोई पार्टी है क्या? जी मम्मी जी, आज वैभव का जन्मदिन है ना, तो ये सारी तैयारी उसी के लिए है। मैंने अभी उन्हें कुछ बताया नहीं है, उन्हें सरप्राइज दूंगी। आप भी ना उन्हें कुछ भी मत बताना। ये सब हटा, अभी हटा। ये गुब्बारे, रंगीन पेपर्स, ये हैप्पी बर्थडे का गुब्बारा, सब जल्दी हटा। वैभव देखेगा तो बहुत गुस्सा करेगा। क्यों मम्मी जी? वैभव को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो अपना जन्मदिन बहुत सादे ढंग से मनाना पसंद करता है। उसे शोर शराबा, पार्टी वार्टी कुछ पसंद नहीं है। तुझे तो इस बारे में पता होना चाहिए था। मुझे कैसे पता होगा मम्मी जी? हमारी शादी के बाद ये वैभव का पहला जन्मदिन है। तो शादी से पहले क्या कर रही थी? जब उससे मिलती थी, बातें करती थी, तब क्यों नहीं पूछा कि वो अपना बर्थडे कैसे मनाता है? अंकिता उदास हो जाती है। वो कमरे और दीवारों पर किया गया डेकोरेशन हटाने लगती है। तभी संजय उसे रोकता है। अंकिता बहू, रहने दे सब। शादी से पहले वैभव अपना जन्मदिन कैसे मनाता था वो अलग बात थी,
लेकिन अब तू उसकी जिंदगी में आ गई है तो तेरा जैसे दिल करता है वैसे अपने पति का बर्थडे सेलिब्रेट कर। थैंक यू पापा जी। उस दिन बड़े धूमधाम से अंकिता वैभव का जन्मदिन मनाती है, जिसे वैभव भी खूब एंजॉय करता है। लेकिन रोहिणी आए दिन अंकिता पर अपना गुस्सा निकालती रहती और ताने मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। एक दिन अंकिता अपनी सैलरी से वैभव के लिए नई और महंगी घड़ी लेकर आती है, जिसका डायल गोल्डन कलर का होता है। अंकिता वैभव को वो घड़ी देती है। दूसरे दिन वैभव ने वो घड़ी पहनी होती है और नाश्ता कर रहा होता है तो रोहिणी की नजर उसकी कलाई पर जाती है। वैभव बेटा, तू कब से गोल्डन डायल की घड़ी पहनने लगा? मम्मी, ये घड़ी मुझे अंकिता ने गिफ्ट की है। अंकिता बहू, वैभव कभी भी गोल्डन डायल की घड़ी नहीं पहनता, ये सिल्वर डायल की घड़ी ही पहनता है। मम्मी जी, मुझे इस बारे में वाकई में पता नहीं था, नहीं तो मैं वैभव के लिए सिल्वर डायल की घड़ी ही लाती। अंकिता बहू, शादी से पहले वैभव के साथ इतना घूमे फिरे, शॉपिंग किया, फिल्में देखी, लेकिन इसके बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। मतलब तूने पूरे छोले भी खा लिए और चने के बारे में बात तक नहीं की। अरे एक हमारा जमाना था जब हम शादी से पहले एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते थे और शादी हो जाती थी। नाश्ते की टेबल पर ही रोहिणी अंकिता को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर संजय से अब रहा नहीं जाता और वो रोहिणी को समझाता है। अरे बस भी करो रोहिणी, कब तक अपने जमाने को लेकर बैठी रहोगी? अब हमारा जमाना नहीं रहा, अब सब बदल चुका है। आजकल के लड़के लड़कियां ऐसा ही करते हैं, वो शादी से पहले एक दूसरे से मिलते हैं और ये सही भी तो है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अंकिता बहू ने कुछ गलत नहीं किया। अंकिता से हमेशा ये उम्मीद करना कि उसे वैभव के बारे में सब पता हो, ये ठीक नहीं है। वैभव भी रोहिणी को समझाता है। मम्मी, तुम्हें क्या लगता है मुझे अंकिता के बारे में सारी बातें पता है क्या? अरे इससे मिलता तो मैं भी था, लेकिन मुझे भी इसकी पसंद नापसंद के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो फिर तुम अंकिता से क्यों उम्मीद करती हो कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता हो? 1-2 महीनों की मुलाकात में हम किसी के बारे में ज्यादा नहीं जान सकते। रोहिणी पर संजय और वैभव के समझाने का असर होता है और अब वो बात बात पर अपनी बहू अंकिता को ताने मारना बंद कर देती है। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, लेकिन जब एक ही घर में बात 2-2 शादियों की हो तो क्या होगा? ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें दोनों बच्चों की शादी एक ही साथ होती है। आइए देखते हैं। घर का लिविंग रूम, दोपहर का समय। मोहनदास जी पौधों में पानी दे रहे हैं और रमा देवी जी तुलसी में जल चढ़ाकर पूजा कर रही हैं। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से धड़ धड़ की आवाज होती है। हे भगवान, इतनी जोर से कुंडी कौन खटखटा रहा है? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई सुबह सुबह? घबराओ मत रमा, पूरे खानदान में इतनी जोर से दरवाजा पीटने की ताकत और हक सिर्फ एक ही इंसान का है, हमारी कुंजा जी में। रमा देवी जैसे ही दरवाजा खोलती है, कुंजा यानी बुआ जी हाँफते हुए लेकिन चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बिखेरते हुए अंदर घुसती है। अरे ओ रमा, ओ भैया, जल्दी आओ सब के सब। आज तो तुम्हारी इस जीजी ने वो काम कर दिखाया है कि पूरे खानदान के भाग्य के ताले एक साथ खुल गए हैं। जल्दी से मुंह मीठा कराने के लिए तैयार हो जाओ। कुंजा, जरा सांस तो ले लो। क्या कोई खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे जो इतनी नजर आ रही हो? अरे राम, झूठ ना बुलाए। अरे खजाना तुम्हारे बच्चों को मिला है भैया। किशोर और नेहा दोनों के लिए शहर के 2 सबसे बड़े खानदानी और इज्जतदार घरों से रिश्ता लेकर आ रही हूँ। अरे शहर में मुरलीधर के बेटे रोहित के साथ अपनी नेहा का रिश्ता पक्का समझो। इंजीनियर है लड़का और बेटे रोहित का रिश्ता पक्का समझो। हमारी बेटी राज करेगी और हमारे किशोर का कांता प्रसाद जी है ना, उनकी बेटी रिया का रिश्ता तय कर दिया है। पढ़ी लिखी, सुंदर और बेहद सुशील लड़की है। अरे जीजी, रिश्ते तो बहुत बड़े हैं, पर इतने बड़े खानदान वाले हम ठहरे मामूली मिडिल क्लास लोग, उनका रहन सहन सब बहुत अलग होगा और हमारी उतनी हैसियत नहीं है। अरे रमा, तुम चिंता क्यों करती हो? राम झूठ ना बुलाए, दोनों ही परिवार बहुत सीधे भले और संस्कारी हैं। अरे रोहित के पिता ने तो साफ कह दिया है कि उन्हें सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और रिया के पिता कांता प्रसाद जी भी बहुत ही शरीफ और सीधे इंसान हैं। उन्हें अच्छा होनहार दामाद चाहिए, बाकी सब तो उनके पास है ही। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रमा, अगर वो लोग इतने भले हैं, हमें भी दोनों रिश्तों से कोई आपत्ति नहीं है। कल ही हम दोनों परिवार वालों से रिश्ते की बात करके नेहा और किशोर का रिश्ता पक्का कर देंगे। अब नेहा और किशोर भी वही होते हैं, अपनी शादी की बात सुनकर शर्मा जाते हैं।
राम झूठ ना बुलाए, देखो तो दोनों कैसे शर्मा रहे हैं अपनी शादी की बात सुनकर। अगले ही दिन मुरलीधर जी अपने बेटे रोहित के साथ नेहा के घर रिश्ता पक्का करने आते हैं। आइए आइए मुरलीधर जी, आइए रोहित बेटा, हम धन्य हो गए। तभी नेहा ट्रे में चाय लेकर आती है। ये रही हमारी नेहा बिटिया। मोहनदास जी, बुआ जी ने आपके बच्चों के संस्कारों की इतनी तारीफ की थी कि हमसे रहा नहीं गया। हमें कोई दिखावा या रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमें आपकी बेटी नेहा पसंद है, उसे हम अपने घर की लक्ष्मी बनाकर ले जाना चाहते हैं। नेहा शादी की बात सुनकर शर्मा जाती है। रोहित को भी नेहा बहुत पसंद आती है। अब अरे वाह, राम झूठ न बुलाए, हमारी नेहा और रोहित की जोड़ी तो क्या खूब जच रही है। अरे तो देर किस बात की, दोनों परिवार वाले मिठाई खिलाकर रिश्ता पक्का करो। फिर रोहित और नेहा एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। अब ठीक 2 दिन बाद किशोर के घर वाले मोहनदास, रमा देवी, बुआ जी, नेहा सब साथ में रिया के घर पहुंचते हैं और उनकी बेटी रिया का हाथ अपने किशोर के लिए मांगते हैं। हमें आपकी बेटी रिया बहुत पसंद है, हम अपने बेटे किशोर का रिश्ता आपकी बेटी रिया के साथ करना चाहते हैं। और मोहनदास भाई साहब, मैं तो एक मामूली नौकरी पेशा आदमी हूँ। मेरी बेटी रिया बहुत खुशकिस्मत है कि उसे किशोर जैसा होनहार जीवन साथी मिल रहा है। मैं अपनी हैसियत के हिसाब से सादगी से बेटी को विदा करूंगा। अंकल प्लीज, आप हाथ मत जोड़िए, रिया की सादगी ही हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा शगुन है। हमें आपकी हैसियत से नहीं, हमें रिया चाहिए। जब रिया किशोर के मुंह से अपने पिता के लिए इतना सम्मान सुनती है तो वो आदर और गहरे जुड़ाव से किशोर की तरफ देखने लगती है। किशोर भी रिया की आंखों में अपने लिए सच्चा आदर देखता है और मुस्कुरा जाता है। अब बुआ जी कहाँ पीछे रहने वाली थी, दोनों रिश्ते ही वही लेकर आई थी। खुशी के मारे फूल ही नहीं समाती। अरे वाह, राम झूठ ना बुलाए, दोनों परिवारों का मिलन तो बड़ा लाजवाब हुआ। अब देर किस बात की, अरे भाई जल्दी से एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। फिर किशोर रिया एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। सभी घर वाले खुशी से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रिश्ता पक्का करते हैं। दोनों रिश्ते बेहद सादगी और सम्मान से धूमधाम से पक्के हो जाते हैं। फिर पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। पंडित जी पंचांग खोलकर बैठे होते हैं। बुआ जी, रमा देवी, मोहनदास, किशोर और नेहा सब उत्सुकता से बैठे हैं। मोहनदास जी, बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है। 2 महीने बाद की 1 तारीख को बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। अगर उस दिन दोनों बच्चों की शादी एक ही मंडप में हो जाए तो दोनों का जीवन बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा। अरे वाह पंडित जी, मजा ही आ गया। राम झूठ ना बुलाए भैया, रिश्ता तो दोनों बच्चों का पक्का हो ही चुका है। अब इसी 1 तारीख को शादी का दिन सुबह समझो। मैं भी अभी फोन करके दोनों परिवारों को खुशखबरी दे देती हूँ। रमा देवी अचानक मोहनदास की तरफ देखती है। मोहनदास का चेहरा अचानक सफेद पड़ जाता है। वो बहुत असहज दिख रहे थे और उनके माथे पर पसीना आ जाता है। नहीं पंडित जी, ठहरिए। अब 1 तारीख बहुत जल्दी नहीं है। अरे कोई जल्दी नहीं है, शादी ब्याह का मामला है, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, नहीं तो ऊंच नीच होने में टाइम नहीं लगता है। अब शादी की तारीख फिक्स हो जाती है और शादी का दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं था। मोहनदास और रमा, सुनो जी, शादी में सिर्फ अब 1 ही हफ्ता बचा है। देखते हैं क्या होता है। अब शादी में सिर्फ 1 ही हफ्ता बचा था और तभी सुबह सुबह बुआ जी को घर बुलाया जाता है और शादी की डेट आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। क्या जल्दी है? अरे भैया, जब दोनों बच्चों का रिश्ता पक्का हो गया, दोनों तरफ के लोग तैयार हैं, बच्चे खुश हैं, तो फिर ये तारीख आगे बढ़ाने की क्या बात हुई? लोग क्या कहेंगे? नहीं कुंजा, बात वो नहीं है। इतनी जल्दी शादी 5 महीने बाद सही रहेगी। अभी गर्मियों का भी मौसम है और ज्यादा जल्दीबाजी सही नहीं है। तभी किशोर और नेहा, लेकिन पापा, 5 महीने बाद ही क्यों? जब सब कुछ ठीक है, हमारा रिश्ता भी पक्का हो चुका है, तो 5 महीने तक शादी को लटकाने का क्या मतलब है? किशोर बेटा, अब तेरे पापा जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे। शादी अब 5 महीने बाद ही होगी, बस बात खत्म। अब नेहा और किशोर का मुंह लटक जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनके माता पिता शादी में देरी क्यों कर रहे हैं। अब जैसे ही शादी के 5 महीने होते हैं, मोहनदास, रमा देवी फिर से शादी की तारीख आगे बढ़ा देते हैं। शादी की तारीख आगे बढ़ने से नेहा, किशोर, रोहित, रिया बेहद परेशान, दुखी होते हैं और बाहर मिलते हैं। नेहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पापा भी हैरान हैं। जब हमने साफ कह दिया था कि हमें कोई ताम झाम या रुपया पैसा दान दहेज नहीं चाहिए, तो फिर अंकल को शादी 5 महीने आगे क्यों बढ़ानी है? समाज में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। रोहित, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर मम्मी पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब उधर दूसरी तरफ टेबल पर किशोर और रिया टेबल पर बैठे होते हैं। किशोर,
मेरे पिताजी बहुत परेशान हैं। वो तो कल रात बहुत परेशान थे। उन्हें डर है कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। जब सब तय था तो आपके घर वाले शादी क्यों टाल रहे हैं? क्या वजह है? कहीं वो दहेज लेना तो नहीं चाहते? तुम्हें तो सब पता है ना हमारे घर के हालात। और फिर तुम्हारे घर वालों ने ही तो कहा था कि उन्हें दान दहेज कुछ भी नहीं चाहिए। रिया प्लीज तुम रोना बंद करो और अंकल से कहना कि वो परेशान ना हो। मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। अब रात का समय होता है। दोनों भाई बहन नेहा और किशोर घर की छत पर खड़े होते हैं। दोनों के दिलों में गुस्सा और बेचैनी होती है। भैया, थोड़ा दिमाग लगाइए। मेरी शादी जहाँ पक्की हुई है उनका बहुत बड़ा घर है और वो बहुत अमीर भी हैं। कहीं माँ पिताजी मेरी शादी में दहेज ना देना पड़े, इसलिए तो शादी टाले नहीं जा रहे हैं। और मेरी मंगेतर रिया के घर वाले, वो तो बेचारे गरीब हैं। उसके पिताजी एक मामूली प्राइवेट नौकरी करते हैं। रिया के घर वालों के पास दहेज देने के लिए भी कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया के घर वालों से जो दहेज मिलेगा उसी से वो तेरी शादी में दहेज देना चाहते हैं, इसलिए तो कहीं शादी आगे नहीं बढ़ा रहे। मुझे मम्मी पापा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे। मुझे मम्मी पापा से ऐसी घटिया उम्मीद नहीं थी। न दहेज लेना है न देना है का सिर्फ दुनिया के सामने ढोंग कर रहे थे। मैं कल सुबह ही मम्मी पापा से इस बारे में सीधे बात करूंगा। उधर दूसरी तरफ रमा और मोहनदास कुछ हिसाब जोड़ रहे होते हैं। रमा, अचानक शादी की तारीख आगे बढ़ाने से कहीं बच्चे हमें गलत ना समझ बैठे। जिसे जो समझना है समझने दो, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। नेहा के ससुराल वाले बहुत अमीर हैं और रिया के घर वालों की इतनी हैसियत नहीं है। हमें ये करना ही पड़ेगा। हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम सही कह रही हो रमा, यही सही रहेगा और इसमें कोई गलत भी तो नहीं है। जो कर रहे हैं वो दोनों परिवारों की भलाई के लिए ही है। अब जिसे जो समझना होगा समझे। पर इस तरह बार बार शादी की तारीख कब तक बढ़ाते रहेंगे? बात तो तुम्हारी सही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। अब सुबह का समय होता है। मोहनदास उदास होकर पौधों में पानी दे रहे होते हैं और रमा तुलसी में पूजा करने के बाद जल चढ़ा रही होती है। तभी किशोर और नेहा वहां आते हैं। पापा, मुझे आपसे और मम्मी से एक सीधी बात करनी है। अब हमें बहानों के पीछे कुछ छुपाना पसंद नहीं है। हमारे गले से खाना नहीं उतरेगा। मम्मी, पहले ये बताइए कि आप हमारी शादी में देरी क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कि रिया के घर वाले आपके मुताबिक दहेज नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप हमारी शादी टाले जा रहे हैं? और मेरे ससुराल वालों को दहेज देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरी भी शादी रोकी जा रही है ना? यही बात है ना? नेहा, ये क्या बदतमीजी है? अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में ऐसी घटिया सोच रही है तो? नेहा सही कह रही है मम्मी। अपनी इसी सोच के लिए आप हम दोनों के बने बनाए रिश्तों को दांव पर लगा रहे हैं। किशोर, ये क्या बदतमीजी है? तू किस तरह से और किस लिहाज में बात कर रहा है भूल गया? हम तेरे माँ बाप हैं। तभी रमा रोते हुए अपने कमरे की अलमारी से एक डायरी निकालकर नेहा और किशोर के सामने रखती है। ये ले किशोर, देख इसे। देख अपनी इस लालची माँ और इस लालची बाप का कच्चा चिट्ठा। पढ़ इसमें क्या लिखा है। एक एक हिसाब तुम्हारी शादी का। किशोर झिझकते हुए डायरी उठाता है। डायरी में पिछले 5 सालों का हिसाब लिखा था। नेहा की शादी का सारा हिसाब, क्या देना है, कपड़े गहने सब, और ये बहू रिया के लिए कपड़े जेवर का सब हिसाब, क्या क्या देना है। किशोर, नेहा, तुम दोनों को लगा कि तुम्हारी माँ दहेज के लिए शादी टाल रही है। अरे ना समझो, हम तो खुद लड़की वालों से हाथ जोड़कर कह चुके हैं कि हमें एक पैसा दहेज नहीं चाहिए। हम कभी दहेज लेना ही नहीं चाहते थे। किशोर बेटा, नेहा के मंगेतर के पापा ने भले मुंह खोलकर दहेज नहीं मांगा, पर समाज को जानते हो ना तुम। रोहित के घर वाले बहुत अमीर हैं। कल को जब मेरी बेटी बिना सामान के, गहने के, जेवर के खाली हाथ उनके घर जाएगी तो लोग, समाज उसे ताना नहीं देंगे। हम ही जानते हैं कि हमने पिछले 2 सालों से सूखी रोटी खाकर एक एक पाई इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि हम अपनी तरफ से अपनी बेटी नेहा को मान सम्मान के साथ विदा कर सकें। और रही बात रिया की कि उसके घर वाले गरीब हैं, हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम तो लड़के वाले हैं ना बेटा। क्या हम अपनी बहू रिया को खाली हाथ अपने घर ले आते? कल को दुनिया कहती कि गरीब की बेटी है, इसलिए ससुराल में इसे कोई गहना जेबर कपड़ा नहीं मिला, इसलिए पैसे जोड़ रहे थे ताकि दुनिया को दिखा सके कि ये सब उसके मायके वालों ने दिया है, ताकि हमारी बहू रिया को यहाँ कोई कमी महसूस ना हो सके। अरे, हमने बस पंडित जी से इसलिए 1 साल का समय मांगा ताकि हम तुम दोनों की शादी के लिए पैसे जमा कर पाए। तेरे पिताजी दिन रात जी तोड़ मेहनत करके एक एक पैसा जमा कर रहे थे ताकि तुम दोनों की शादी के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। अब ये सब सुनते ही नेहा और किशोर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें अपने ऊपर खुद शर्म महसूस आ रही थी। मम्मी पापा, प्लीज हमें माफ कर दो, हमें गलतफहमी हो गई थी। नेहा भी रोते हुए अपनी माँ से लिपट जाती है।
प्लीज मम्मी, अपनी इस नासमझ बेटी को माफ कर दो। आप दोनों अकेले ये सब सहते रहे और हमें भनक तक नहीं लगने दी। आप दोनों दिन रात इस बोझ तले घुट रहे थे। अब ये बोझ हम आपको झेलने नहीं देंगे। हम अपनी शादी का खर्चा खुद उठाएंगे। नेहा भी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है। हाँ मम्मी पापा, अब ये जिम्मेदारी आपके अकेले की नहीं है। अपनी शादी का एक एक पैसा मैं खुद अपनी मेहनत की कमाई से दूंगी। आप दोनों ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और हम क्या समझ बैठे। प्लीज हमें माफ कर दो। हम दोनों भाई बहन मिलकर अपनी शादी का सारा खर्चा उठाएंगे। बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तभी बुआ जी भी आ जाती है। वो बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है और सुनकर उनकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। वाह रे भैया, तुम तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। चलो अब ये रोना धोना बहुत हुआ, बंद करो सब। बच्चे जब खुद जिम्मेदारी उठा रहे हैं फिर देर किस बात की। राम झूठ ना बोला है। मैं अभी पंडित जी के पास जाकर शादी की तारीख निकलवाती हूँ। अरे अब तो खुश हो जाओ सब। फिर कुंजा बुआ दौड़कर पंडित जी से जाकर शादी की तारीख निकलवाती है। नेहा और किशोर दोनों अपनी शादी के लिए एक एक पैसा जोड़कर सब इंतजाम करते हैं। आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है और बिना दिखावे, बिना दान दहेज, एक ही मंडप किशोर और रिया एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। दूसरी ओर नेहा रोहित फेरे लेते हैं। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे बच्चों ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस दिन के लिए हमने कितने सपने सजा कर रखे थे। आज बच्चों ने साबित कर ही दिया। हमें अपने बच्चों पर नाज है, क्यों रमा? हाँ जी, भगवान के आशीर्वाद से सब अच्छा हो गया। फिर नेहा और किशोर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। दोनों परिवार वाले एक दूसरे के गले लगते हैं और खुशी खुशी शादी संपन्न होती है। वो कहते हैं ना कि रिश्ते सौदेबाजी दिखावे से नहीं चलते, वो तो प्यार मान सम्मान से चलते हैं।